नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है मृत्यु दंड। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हर जीवित वस्तु के लिए मौत एक खौफ है। मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मौत का महत्व कोई उससे पूछे जिसने अमृत पिया हुआ है, जो चाह कर भी नहीं मर सकता और जो रो रो कर मांगता है तो सिर्फ मृत्यु दंड। संजय गुप्ता पेश करते हैं नागपासा तलवार से अपनी गर्दन काटते हुए और फिर अपने सर को अम्लीय कुंड में फेंकते हुए छप, और खुद अम्लीय कुंड में छलांग लगाते हुए छपाक। गुरुदेव श्रीमान नागपासा को फिर से अवसाद का दौड़ा पड़ा है। वे आत्महत्या करने की चेष्टा कर रहे हैं अम्लीय कुंड में कूदकर। फिर से उफ, खजाना हाथ से निकलने के बाद ये इसकी आत्महत्या करने की 12वीं कोशिश है। मैं इसके अवशेषों को अम्लीय कुंड से बाहर खींचता हूँ और खींचने के बाद आपने मुझे क्यों बचाया गुरुदेव? अमरता मेरे लिए अभिशाप बन गई है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, हमारे राज खजाने की प्राप्ति, लेकिन उसमें मैं 2 बार विफल हो गया। एक बार खजाना मेरी नाक के नीचे से निकाल लिया गया और दूसरी बार नागराज ने मुझे मात दे दी। अब असफलता का सेहरा अपने सिर पर बांधकर मुझे नहीं जीना है। मुझे मृत्यु का तरीका बताइए गुरुदेव, मौत दीजिए मुझे, मौत। बकवास बंद कर नागपासा। होश में आ नागपासा, होश में आ। हमारी हार नहीं बल्कि हमारी जीत हुई है। हमने तिलस्मी के अंदर रखा खजाना बाहर निकलवा लिया है और अब तो वो खजाना देव कालजयी के संरक्षण में भी नहीं है। इन दोनों सूरतों के रहते खजाना तक पहुंच पाना भी असंभव था। चटाक। अब खजाना नागराज के पास है और नागराज एक मामूली सा इंसान है, या शायद मामूली इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली। उससे खजाना हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसी मामूली नागराज ने मेरी खोपड़ी को फुटबॉल बना दिया था। उस बार तो अपने अमर होने के नशे में चूर था और फिर वो बूढ़ा बेदाचार्य भी तो था उसके साथ। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेदाचारे को मैं इस बार टांग अड़ाने का मौका नहीं दूंगा। उस खजाने के पीछे क्यों पड़े हो गुरुदेव? अब जमाना बदल गया है। अब तो चारों तरफ खजाने ही खजाने हैं। कहिए तो मैं भारत सरकार का पूरा गोल्ड रिजर्व उठा लाऊं, या तो उस खजाने का महत्व नहीं जानता नागपासा, और इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने वो महत्व कभी तुमको बताया ही नहीं। उस खजाने में 3 मनियाँ हैं। हमको सिर्फ वे 3 मनियाँ चाहिए, पूरा खजाना नहीं। और उसके साथ साथ वो पांडुलिपि भी चाहिए जिसमें तेरे और नागराज के वंश के साथ साथ खजाने की चीज़ों के बारे में विस्तार से लिखा है। उस 3 मनियों से क्या होगा गुरुदेव? तीनों लोकों पर राज? नहीं, समय की तीनों धाराओं पर राज। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों पर हमारा राज होगा, लेकिन सिर्फ तब जब मनिया हमारे पास होगी। होगी गुरुदेव, होगी। आपने ये बताकर मेरा अवसाद दूर कर दिया है। अब हम पांडुलिपि और मनिया हासिल करेंगे, और ज़रूर करेंगे। आप पता कीजिए कि खजाना इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पर खजाना होगा वहीं पर नागराज भी होगा और बेदाचारे भी। ठीक है, तुम अपनी शक्तियों को एकत्रित करो और मैं अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता हूँ। नागराज आतंकवाद का दुश्मन, एक ऐसा अनोखा मानव नाग जिसे नफरत थी तो सिर्फ अपराध और आतंकवाद से, और आज भी उसका फर्ज उसे याद कर रहा था। कुछ आतंकवादियों ने उस विमान का अपहरण कर लिया है नागराज। वे 50 करोड़ रुपए और जेल में बंद कुछ आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। विमान में करीब 25 यात्री हैं, अधिकतर औरतें एवं बच्चे हैं। आतंकवादियों ने आधे घंटे की मोहलत दी है और उसकी अवधि बीत जाने पर हर 5 मिनट में एक बच्चे को मार डालने की धमकी भी दी है। असहायों की जान में नागराज की जान रहती है भारती, उसे लेना इतना आसान नहीं है। मैं पकड़ूंगा इन आतंकवादियों को, लेकिन तुमको प्लेन के पास आते देखकर ही वे आतंकवादी यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। वे मुझे देख नहीं पाएंगे कमिश्नर साहब, क्योंकि मैं जमीन के अंदर अंदर जाऊंगा।
अपनी सर्प सुरंग के रास्ते से। अब मैं ठीक प्लेन के नीचे पहुंच चुका हूं। कुछ ही पलों बाद नागराज प्लेन का दरवाजा खटखटा रहा था। खटखट। अंदर बैठे आतंकवादी चौंक उठे। ये खटखट कैसी हो रही है? कहीं ये मिलिट्री या पुलिस वालों की चाल तो नहीं है? मैं तो लगातार बाहर नजर रख रहा हूं। ना तो इधर से कोई आया और ना ही उधर से। कोई चिड़िया होगी। चिड़िया कहीं ऐसे खटखटाती है? ये तो कुछ और ही है। क्यों डरा रहा है यार? ये कमीने पुलिस वाले हमको डरपोक समझते हैं क्या? मैं दरवाजा खोलता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तू अब्दुल और गफूर के साथ यात्रियों को गोली मारना शुरू कर देना। बॉस क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। और वैसे भी फिलहाल तो मैं ही बॉस हूँ। दरवाजा खुला, देखा बाहर तो कुछ भी नहीं था। खामाखा ही डरा दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था कि प्लेन के पास कोई आया ही नहीं। ओए अब्दुल गफूर, सब ठीक है, चिंता ना करी। दरवाजा बंद होने के साथ साथ दोनों की आंखें भी बंद हो चुकी थी। भम। यात्रियों पर नजर रखे हुए अब्दुल और गफूर चौंक उठे। ये भम की आवाज कैसी थी? तुम्हारे साथियों की खोपड़ियां टूटने की आवाज थी। नागराज, आगे मत आना, वरना वरना मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। मार, चला गोली। देखते हैं बच्चे तक पहले तेरी गोली पहुंचती है या मेरा सांप। बड़ाम। नहीं, अब तेरी बारी है। धड़ाक। बॉस बॉस, नागराज आ गया है, भाग लो भाग लो। चौथा आतंकवादी कार्गो होल्ड की तरफ भागा है, सामान रखने वाली जगह की तरफ। यानी इनका कोई बॉस भी है जो इस वक्त कार्गो होल्ड में मौजूद है। कार्गो होल्ड में बॉस बॉस, अब कुछ नहीं हो सकता। नागराज आ गया है। अब भाग लो यहां से, सिर पर पैर रखकर। महानगर में अपराध करेगा तो तुझे नागराज नहीं तो क्या सुपरमैन रोकने आएगा? ये सारा नाटक उसी को बुलाने के लिए ही तो रचा गया था, ताकि वो खुद मेरे पास आ जाए और मुझे उसे ढूंढने के लिए मारा मारा ना फिरना पड़े। तेरा काम खत्म हुआ, अब तू भी खत्म होगा। यानी ये एक जाल है, एक सोचा समझा हुआ षड्यंत्र। कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो सिर्फ एक सेवक हूं नागराज। और तुझे क्यों मारना है ये तो वही जाने जिसने मुझे तंत्र शक्ति से पैदा किया है। खूनखोर को तो सिर्फ एक ही बात पता है कि उसे तेरी जान चाहिए। आह! लेकिन तुझे तंत्र शक्ति से बनाने वाला मेरा दुश्मन है कौन खूनखोर? हम तंत्रमानों को ये बताने की इजाजत नहीं होती है नागराज। कोई बात नहीं, जब तुम मरने लगेगा तो अपने आप को बनाने वाले को जरूर कोसेगा, तब मुझे उसका नाम खुद ब खुद पता चल जाएगा। तड़ाक। उफ, तेरी ये विस्फुंकार। तुझसे खुली जगह पर लड़ना पड़ेगा नागराज, जहां पर तेरी ये विस्फुंकार बिखर कर रह जाएगी। तड़ाक। अरे नागराज, और वो किसी अजीब से प्राणी से लड़ रहा है। क्या यही है क्या यही है विमान का अपहरणकर्ता? ये उनका बॉस है। अपहरणकर्ता तो बेचारे बेहोश पड़े हुए हैं। अब सभी तेरी मौत का नजारा देखेंगे नागराज, और तेरी भयानक मौत देखकर वे सभी अपने आप मेरे सामने घुटने टेक देंगे। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा, वरना ये अजगर की कुंडली से भी ज्यादा शक्तिशाली शिकंजा मेरी जान। अरे मैं इच्छाधारी कणों में नहीं बदल पा रहा हूँ। जरूर इसकी तांत्रिक शक्ति मेरी इच्छाधारी शक्ति को रोक रही है। ऐसी विचित्र तांत्रिक शक्ति रखने वाला भला कौन हो सकता है? अब बचने का दूसरा रास्ता निकालना होगा। कहते हैं कि हमला ही सबसे अच्छी बचाव नीति है, इसलिए अब मुझे हमला करना होगा। तड़ाक। अब तू जिंदा नहीं बचेगा खूनखोर। तुझे मैं सिर्फ एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ूंगा। तुझे उस तंत्र साधक का नाम बता दे जिसने तुझे बनाकर मुझे मारने के लिए भेजा है। ये तू मुझसे कभी नहीं जान पाएगा नागराज। तो फिर तुझे बिना नाम बताए ही मरना होगा शैतान। खचाक। गर्दन कटने से तंत्र मानव नहीं मरा करते नागराज, ऐसे तुझ जैसे साधारण मानव मरते हैं। धप।
अब तक मैंने तेरी शक्ति को परख लिया है नागराज, इसलिए अब इस खेल को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। अब तुझे लंबा खींचेगा खूनखोर। सोई जैसे नुकीले छोर नागराज के शरीर में आ धंसे। आह! और नागराज चीख उठा। ओह, नागराज मुसीबत में है। वो तंत्र मानो उसे बेबस कर रहा है। उफ, आज मैं कोई तंत्र लेकर साथ क्यों नहीं आई? नागराज को बचाना होगा, बचाना होगा। शूट हिम कमिश्नर साहब, किल हिम। जवानों, टेक हिम एंड फायर। तड़ 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 तड़। गोलियों के धक्के ने खूनखोर को पीछे धकेल दिया। नागराज आजाद हो गया, लेकिन इससे पहले कि नागराज अपने आप को संभाल पाता, धप खच, उसकी आंखों के सामने पहले तो पुलिस वाले बेबस हो गए, फचक, और फिर नागराज दोबारा तड़प उठा। आह! अब मुझे खूनखोर की असली शक्ति समझ में आ गई। इसके नुकीले शेर दरअसल में इंजेक्शन की मोटी सुइयों जैसे हैं, और इनके जरिए ये मेरा रक्त चूसना चाहता है ताकि मैं शक्तिहीन हो जाऊं और ये मुझे मार सके। यानी मुझे इसकी गर्दन नहीं, इसके नोकदार सूंड जैसे हाथों को पहले काटना चाहिए था। अरे, मेरे नागफनी सर इन सूंडों को काट नहीं पा रहे हैं। मेरी सूंडों को सिर्फ हीरे काट सकते हैं नागराज, और कुछ भी नहीं। आह! मेरे अंदर इन सुइयों को अपने शरीर से बाहर निकालने की भी ताकत नहीं बची है। वो प्लेन जो टेक ऑफ करने जा रहा है, ये मेरी मदद कर सकता है। नागराज के शरीर में अभी भी इतनी जान बाकी थी कि वो सर्प रस्सी को छोड़कर भागते प्लेन में फंसा सके, और नागराज की इस हरकत का मतलब समझ पाने से पहले ही नागरस्सी का दूसरा सिरा खूनखोर के पैर से लिपट चुका था, और अगले ही पल एक झटके के साथ नागराज के शरीर में धंसी खोखली सुइयां निकल चुकी थी, और प्लेन से लटका खूनखोर हवा में ऊंचाइयां नाप रहा था। घबरा मत खूनखोर, तू ज्यादा देर तक प्लेन से लटका नहीं रहेगा। जब प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा तो मेरी सांप रस्सी अत्यधिक ठंड के कारण अपने आप टूट जाएगी, और अगर तब तू ठंड से ना मर गया तो गिरकर जरूर मरेगा। कड़ाक! वाह नागराज वाह, तुमने जिस तरीके से खूनखोर को खत्म किया है वो बेमिसाल है। अभी तो सिर्फ खूनखोर खत्म हुआ है भारती, वो नहीं जिसने मुझे मारने के लिए खूनखोर को पैदा किया था। आखिर वो हो कौन सकता है? मेरे दुश्मनों में तांत्रिक है भी तो बहुत सारे। खैर, जल्दी उसका पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार असफल होने पर वो मुझ पर दोबारा हमला भी जरूर करेगा। वहां से दूर एक निर्जन उजाड़ द्वीप पर वो तांत्रिक मौजूद था, नगीना। नागराज, तू हर बार कैसे बच जाता है नागराज? अगर तुम मर जाता तो वो खजाना हासिल करना कितना आसान हो जाता, जिसको मैं तुझसे दोस्ती करने का नाटक करने के बाद भी हासिल ना कर सकी। ऐसे शक्तिहीन होकर जीने का कोई फायदा नहीं है। ले, तांत्रिकों के देव यक्ष गरलगंट, नगीना अपनी आत्मा और अपने शरीर को तेरी यज्ञ अग्नि में समर्पित करती है। तेरी मौत का अभी वक्त नहीं आया है नागतंत्रिका नगीना, परंतु हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। बता, ऐसा क्या हो गया जिसने तुझे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया, और तुम मुझसे क्या चाहती है? यक्ष राक्षस गरलगंट, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे खजाना चाहिए यक्ष, खजाना। वो खजाना जिसके कारण मैं नागराज का मित्र बनने तक को तैयार हो गई, लेकिन वो खजाना मुझे नहीं मिला। अगर मैं वो खजाना हासिल कर लेती तो नागद्वीप आज मेरे अधीन होता, कालदूत के या मणिराज के राज परिवार के अधीन नहीं। तू तो एक तांत्रिक है नगीना, तुझे धन से क्या काम? मैं एक नागिन भी हूँ गरलगंट। नागों को धन से गर्मी आती है, और ये गर्मी हमको शक्ति देती है, वरना हम नाग मूर्ख नहीं होते हैं जो खजानों पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं। समझ गया, तो नागराज को मारने की शक्ति चाहती है। ऐसी ही शक्ति हमसे नागद्वीप के राजतांत्रिक बिसंधर ने मांगी थी, लेकिन वो असफल रहा। तुझे भी ऐसी शक्ति दूं क्या? नहीं देव, ऐसा प्रयास मैं कर चुकी हूँ। नागराज को मारने की कोशिश करनी मूर्खता है।
मुझे उसको गुलाम बनाने की शक्ति दीजिए, ऐसी शक्ति जिससे नागराज तो क्या, कालदूत तक मेरा गुलाम बन जाए। बुद्धिमत्ता वाला वरदान मांगा है तूने नगीना, ले, मैं तुझको ये अंकुश प्रदान करता हूँ, वो अंकुश जिससे हाथी तक को सधाया जाता है। इस तांत्रिक अंकुश से कई अंकुश पैदा होते हैं और वे अंकुश जिसके शरीर में धंस जाएंगे वो तेरा गुलाम बन जाएगा। तेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब हम चलते हैं। एक पल रुकिए गरलगंट, पहले ये देख तो लूं कि ये अंकुश सचमुच काम करता है या नहीं। इस निर्जन द्वीप में तुझको छोटे मोटे जीवों के अलावा और कोई प्राणी नहीं मिलेगा नगीना। उन पर इस अंकुश का प्रयोग करने का भला क्या लाभ होगा? मैं उन पर नहीं, तुम पर इस अंकुश का प्रयोग करूंगी गरलगंट। बताओ, अब तुम मेरे गुलाम हो या नहीं? हाँ स्वामिनी, मैं आपका गुलाम हूं। तुम अपने ही वरदान से बंध गए हो गरलगंट। अब तुम मेरे साथ महानगर चलोगे और मेरे लिए खजाना हासिल करोगे। नगीना का खजाना प्राप्त करने का मकसद था इच्छाधारी नागों के इस द्वीप नागमणि द्वीप पर राज करना, जिसको कुछ लोग नागद्वीप भी कहते हैं। नागद्वीप में आज का वातावरण थोड़ा सा गमगीन था, क्योंकि आज तुम्हारे पिता मणिराज सर्प की चौथी बरसी है बिसर्पी, और पिछले 4 वर्षों से उनकी अस्थियां और भस्म उनकी इस समाधि पर ही रखी हुई है, क्योंकि नागद्वीप के नियमों के अनुसार जब तक उचित उत्तराधिकारी शासन को संभाल न ले तब तक पूर्व राजा की भस्म को सागर देव के सुपुर्द नहीं किया जाता। तुम अभी तक कार्यकारी शासक के रूप में राज का कार्यभार संभाल रही हो, लेकिन तुम विवाह करके नागद्वीप को एक शासक दे सकती हो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी पुत्री। मैं जानती हूँ महात्मन, और इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। नागराज के अलावा मैं और किसी से विवाह करने की सोच भी नहीं सकती, और नागराज आधुनिक दुनिया को छोड़कर यहाँ पर रह नहीं सकता। इसलिए समस्या अभी भी ज्यों की त्यों है। मैं नागराज को यहाँ पर बुलाकर स्वयं उससे बात करूँगा। महात्मा कालदूत, महात्मन, क्या बात है नागफनीस? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और हाँफ भी रहे हो? भागता हुआ आया हूँ महात्मन। विद्रोही नागों के सेना नायक दशांक ने राजमहल पर हमला कर दिया है और महल के रक्षकों तथा विद्रोही नागों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। उफ, एक पूर्ण शासक के ना रहने से पूरे नागद्वीप में अव्यवस्था फैल गई है। आज के दिन मैं अपने हाथों को खून से रंगना नहीं चाहता। नागार्जुन, सिंहनाग, सर्पराज, तुम अपने साथियों के साथ जाकर महल की रक्षा करो। जो आज्ञा महात्मन। देखा बिसर्पी, विद्रोही नागों की शक्ति और हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तुमको जल्दी निर्णय लेना होगा पुत्री, वरना नागद्वीप शमशान द्वीप बनकर रह जाएगा। नागद्वीप शमशान मेरी लाश पर बनेगा महात्मन, मेरे जीते जी नहीं। दशांक एक अति शक्तिशाली जुझारू नाग था। आज तक उसे कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सका था, लेकिन नागार्जुन, सिंहनाग, सर्पराज एवं नागप्रेती वही करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे रोकने की कोशिश करनी छोड़कर मेरा साथ दे नागार्जुन। नागद्वीप को एक शासक की जरूरत है, और नागद्वीप को मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक मिल ही नहीं सकता। ये फैसला करना राज परिवार का हक है दशांग, या फिर नागद्वीप की जनता का, तुम्हारा नहीं। तो फिर पहले तुम सब खत्म होगे, फिर कुमारी बिसर्पी के साथ राज परिवार खत्म होगा, और फिर मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने वाला हर नाग नष्ट होगा। दशांग के अलावा नागद्वीप का शासक और कोई नहीं बन सकता। नागार्जुन के घातक तीरों को अपने शरीर से खींचकर दशांक ने उनका वार नागार्जुन पर ही कर दिया। एक कराह के साथ नागार्जुन नीचे आ गिरा। नागार्जुन को घायल करके तो ये मत समझना कि अब तू महल में घुसकर सिंहासन पर कब्जा करने में सफल हो जाएगा। सिंहनाग के रहते ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर तू रहेगा ही नहीं सिंहनाग। तड़ाक। जब तक तो इस चक्र की कैद से आजाद होगा तब तक मैं महल के अंदर प्रवेश कर चुका होऊंगा। सर्पराज, नागप्रेती, इसे रोको। साए साए।
मैं दसांग के सैनिकों से निपटता हूँ नाग प्रेती, तुम दसांग के पीछे जाओ। वो जरूर राजदंड लेने महल के अंदर जा रहा है। राजदंड हाथ में आते ही वो उसके मंत्र शक्ति का प्रयोग नागद्वीप की जनता पर करेगा। दसांग महल के हर गलियारे से अच्छी तरह से वाकिफ था। आहा, वो रहा राजदंड मेरी नज़र के सामने। सिर्फ तेरी नजरें ही राजदंड तक पहुंच सकती है दसांग, तेरे हाथ नहीं। नागप्रेती, तो अब तू मुझे रोकने आया है। नागप्रेती, तो अब तू मुझे खाने आया है। हाँ नागप्रेती, तेरा स्वाद चखना चाहता है दशांक। जरा देखो तो कि विद्रोही नाग का स्वाद भला कैसा होता है। और तू जानता ही है कि नागप्रेती एक बार जिसको खाना शुरू कर दे फिर उसको पूरा खाए बगैर रुक ही नहीं सकता। तो खाता रह, मैं इस हाथ को अपने शरीर से ही अलग कर देता हूँ। खच, और फिर तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग करूँगा। वार प्रचंड था। नागप्रेती का सिर तो धड़ से अलग नहीं हो पाया, लेकिन दिमाग से होश जरूर अलग हो गया। नागप्रेती बेहोश हो गया। धाड़, अब ये राजदंड मेरा है, दशांक का, सिर्फ दशांक का। अरे इसे मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर भी ये हिल तक नहीं रहा है। ये दंड तुझसे नहीं हिलेगा दशांग, तेरे जैसे 10 मिलकर भी ताकत लगाएं तो भी नहीं हिलेगा। कड़ाक, क्योंकि ये राजदंड राज परिवार के हाथों को पहचानता है, या फिर उस हाथ को पहचानेगा जिसे नागरिक राज करने की अनुमति दे। तेरे हाथ इन दोनों में से किसी भी प्रकार के नहीं हैं। कुमारी बिसर्पी, हाँ मैं, अगर मैं चाहूं तो अभी इस राजदंड की मंत्र शक्ति से तुझे जमीन पर घुटने टेकने को मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तेरा उदाहरण बनाकर उन विद्रोही नागों के सामने पेश करना है जो राज परिवार को कमजोर समझते हैं। आज वे सभी देख लेंगे कि राज की बागडोर एक स्त्री के हाथों में जरूर है, लेकिन कमजोर हाथों में नहीं है। रुक जा बिसर्पी, मेरे धैर्य का इम्तहान मत ले, वरना दुनिया वाले कहेंगे कि दशांक ने एक स्त्री पर हाथ उठाया था। अपने झूठे उसूलों की आड़ में अपनी कायरता मत छिपा दशांक। अगर पिटने का डर है तो मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। माफी? दशांक माफी देता है, मांगता नहीं। अब तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तेरी जान ले ली। मैं वो राजकुमारी नहीं हूँ दशांक जो फूलों के बिस्तर पर सोती रहती है। मेरी परवरिश कांटों के बीच में हुई है। पिताजी ने मुझ में और भैया बिस्प्रिय में कभी भेद नहीं किया। मुझे भी वे सारी युद्ध कलाएं सिखाई गई है जो एक राजकुमार को सिखाई जाती है, और वे कलाएं तेरे जैसे विद्रोही का सिर कुचलने को काफ़ी है। माफ़ी कुमारी बिसर्पी, मुझे माफ़ी दे दो, जान बख्श दो मेरी। माफी नागद्वीप की प्रजा से मांग और अपने विद्रोही साथियों से आत्मसमर्पण करने को कह। आत्मसमर्पण करने को कोई बचा ही नहीं है राजकुमारी। विद्रोहियों को कुचल दिया गया है और दशांक को आपने कुचल दिया है। कुमारी बिसर्पी की जय हो। हम तुम्हारी क्षमताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए बिसर्पी। तुमने अपनी शक्ति तो दिखा दी, लेकिन मणिराज के वंश को अब आगे बढ़ाना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अपना ये फर्ज भूल मत जाना। नहीं भूलेंगे महात्मन, मुझे सिर्फ उचित समय का इंतजार है। उस समय का जब नागराज नागद्वीप का सिंहासन संभालने को राजी हो जाएगा। नागराज, आज मैं तुमसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। एयरपोर्ट पर उस खूनखोर को तुमने खत्म तो कर दिया, लेकिन यह भी सत्य है कि उसने तुमको मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। और भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाता तो तक्षक नगर के कुल का नाम तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता। आप ठीक कह रहे हैं दादा वेदाचार्य, इस तरफ तो मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं, लेकिन सिर्फ मृत्यु के डर से मैं अपराध और आतंकवाद को खत्म करने के पीछे नहीं हट सकता। मैं तुमको पीछे हटने को नहीं कह रहा हूं नागराज, स्कूल के नाम को जिंदा रखने की बात कह रहा हूं। इस वंश को आगे बढ़ाओ, विवाह करो नागराज, ताकि अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो भी तक्षक राज के कुल का दीपक जलता रहे, ये वंश आगे चलता रहे। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। अभी तो मुझको सेंट्रल हॉल पहुंचना है, वहां पर पुरातत्व विभाग वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग वाले? उनको तुमसे क्या काम पड़ गया है?
वे उस खजाने का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहते हैं जिसे मैंने सरकार को सौंपा था। प्रदर्शन कई शहरों में किया जाएगा। आज ये प्रदर्शन महानगर में हो रहा है और उन्होंने खास तौर से मुझे उस खजाने की निगरानी करने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे आम जनता उस खजाने को खुद देख सकेगी जिसके बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ती है। यही सोचकर मैंने भी हामी भरी है भारती, लेकिन इस प्रदर्शन में काफ़ी खतरा है। इस बेशकीमती खजाने के ऊपर ना जाने कितने अपराधियों की आंखें गड़ी होगी और उनको खजाने से दूर रखना मेरा काम है। आपको अचानक नागराज के वंश का कैसा ध्यान आ गया दादाजी? इस पांडुलिपि के कारण जिसे खजाने के साथ रखा गया था। आज मैं इसका अध्ययन करने जा रहा हूँ और इसमें तुम मेरी सहायता करोगी, क्योंकि मैं तो ये पांडुलिपि पढ़ नहीं सकता। ज़रूर दादाजी, मुझे भी जानना है कि इसमें आखिर लिखा क्या है। नागराज के जाने के थोड़ी ही देर बाद उसके बंगले के बाहर, मेरा यंत्र गलत संकेत नहीं दे सकता। पांडुलिपि यहीं पर है, लेकिन ये मकान साधारण नहीं है। आम इंसान को देखने से तो ये एक साधारण निवास लगेगा, लेकिन ये एक जटिल तिलिस्म है। इसका निर्माण अवश्य ही वेदाचार्य ने किया है और इसमें ऐसे घुसना अपनी मौत को आप बुलावा देना है। मुझे खास इंतजाम करना होगा। गुरुदेव की उंगलियां अपने ही शरीर की खाल में घुसकर उसको उधेड़ने लगी और फिर उस खाल पर एक खास रसायन मिश्रण के गिरते ही उस उधड़ी खाल की कोशिकाएं आश्चर्यजनक गति से बढ़कर एक मानवीय आकार लेने लगी। कड़ाक! अब मेरा प्रतिरूप तरवाल पहले इस निवास में घुसेगा और मैं जाऊंगा इसके पीछे पीछे। अनधिकृत प्रवेश की कोशिश करते ही उस अद्भुत बंगले में कहीं पर खतरे के संकेत आने लगे, लेकिन हमेशा इस कक्ष पर नजर रखने वाले वेदाचार्य आज पांडुलिपि में डूबे हुए थे। और तब सम्राट अजराज ने उस दुश्मन देश पर चढ़ाई कर दी जो उनके राज्य के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। एक पल रुको भारती, सम्राट अजराज कौन थे और ये घटना कब की है? अजराज तक्षक राज के 34वें पूर्वज थे और ये घटना लगभग 3000 वर्ष पहले की है। आने वाले खतरे की सूचना वेदाचार्य तक पहुंच नहीं पा रही थी। गुरुदेव और तरवाल बंगले में प्रवेश करने ही वाले थे। ओह अद्भुत! इस मूर्ति को तिलिस्म का प्रहरी बनाया गया है और मुझे इससे बचकर निकलना होगा। तरवाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसकी कोशिकाएं फिर से बढ़कर उसके सिर का निर्माण कर देगी और कटा हुआ सिर गलकर पानी बन जाएगा। दरवाजे में पहले इसी को अंदर जाने दूं। अंदर घुसने के लिए दरवाजा खोलते ही गुरुदेव को चकित हो जाना पड़ा। अरे, यहाँ से तो अनेक सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। इनमें से सिर्फ एक सीढ़ी आगे के रास्ते पर ले जाएगी, बाकी सारी नर्क जाने का रास्ता दिखाएगी। पर वो सीढ़ी हो कौन सी सकती है? खैर, तरवाल के रहते मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही तरवाल ने फिर से अपना आकार धारण कर लिया। अब दूसरी सीढ़ी की जांच कर तरवाल, हमको नागपाशा का काम शुरू होने से पहले अपना काम खत्म कर लेना है। खतरा धीरे धीरे वेदाचार्य और भारती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था और नागराज वहां से दूर अपने खजाने की प्रदर्शनी की निगरानी कर रहा था। हम तुम्हारे विशाल खजाने में से कुछ बेशकीमती चीजें यहाँ पर रख पाए हैं नागराज। पूरा खजाना रख पाना तो संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर वे सारे रत्न और आभूषण मौजूद हैं जो हमको अद्भुत लगे। खास तौर पर ये 3 रत्न। हम सारी जांच के बावजूद भी ये पता नहीं लगा पाए कि ये रत्न आखिर है किस श्रेणी के। ना तो ये हीरे हैं, ना ही माणिक है, पन्ना रूबी। विशेषज्ञ तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये नागमणियाँ हैं जो नागों के सिर पर ही डेवलप होती है। अब आओ, प्रदर्शनी के उद्घाटन का समय हो गया है। बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है इस खजाने को देखने के लिए। ओहो, मीडिया वाले भी मौजूद हैं। नागराज, क्या यह सच है कि यह खजाना तुम्हारा है? क्या कीमत होगी इस खजाने की? इस खजाने की कीमत नागराज की मौत है। अस्थिश्रिप के हाथों तड़ाक।
नागपासा का मणियों को हासिल करने का प्रयास शुरू हो गया था। जब तक नागराज अस्थि श्रिप से लड़ेगा तब तक मैं अंदर रखी मणियों को हासिल कर लूंगा। अस्थि श्रिप नागराज को कड़ी टक्कर दे रहा था। ओह, इसके सर्परूपी हाथ से नुकीली हड्डियां निकल रही है जो मुझको इस होर्डिंग से ठोक रही है। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना होगा। नागराज आजाद हुआ, लेकिन ये भी इच्छाधारी रूप में आकर मुझ पर वार कर रहा है। यानी ये भी इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी रूप धरना बेकार है, मुझे सर्प सेना का प्रयोग करना चाहिए। नागराज अस्थि श्रिप से उलझा हुआ था और इधर मौके का फायदा उठाकर नागपासा प्रदर्शनी में दाखिल हो चुका था। मिल गए। यही हैं वे 3 रत्न जो मुझको चाहिए, जो मुझको भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का शासक बना देंगे। तो भूत और भविष्य की चिंता छोड़ अपने वर्तमान की चिंता कर नागपासा, क्योंकि तेरा भूतकाल तो हम सब जानते हैं और तेरा भविष्य काल कैद खाने में कटने वाला है। सौडांगी यानी नागराज तुझे यहाँ पर छोड़ कर गया है, लेकिन तेरे साथ ये कौन है? शीतनाग। और हमारे रहते तू यहाँ तक कि धूल भी नहीं ले जा सकता दुष्ट। तो फिर पहले मैं तुझे धूल बना दूंगा और फिर खजाना ले जाऊंगा। वहां से दूर वेदाचार्य पांडुलिपि सुनने में तल्लीन थे और पराजित राजा सुमेरनाथ ने तक्षक राज के 21वें वंशराज राजा अक्षुराज को 3 मनिया प्रदान की। ये मनिया सुमेरनाथ को भगवान शंकर के एक रुद्र सेवक ने दी थी। इन मनियों में भूत, वर्तमान और भविष्य का द्वार खोलने की शक्ति थी और इन मनियों का धारक तीनों कालों पर राज कर सकता था। लेकिन ये द्वार तभी खुल सकते थे जब मणियों को 3 फनधारी सर्प त्रिफन्ना की स्वर्ण मूर्ति के सिर पर स्थापित किया जाता। इन मणियों को मैंने भी देखा था, लेकिन त्रिफन्ना सर्प की मूर्ति को कभी नहीं देखा। देखते कैसे दादाजी, इन पांडुलिपि के अनुसार त्रिफन्ना सर्प की मूर्ति किसी महात्मा कालदूत के पास थी और उनसे वो मूर्ति बलपूर्वक हासिल कर पाना देवताओं तक के वश के बाहर की बात थी। इसलिए वे मनिया खजाने में यूं ही पड़ी रही। वैसे भी अक्षुराज को तीनों कालों पर शासन करने में कोई रुचि नहीं थी। कालदूत कालदूत तो खैर, आगे पढ़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ? अक्षुराज के बाद राजा कौन बना? अक्षुराज के बाद उनके पुत्र महाशक्तिशाली कुंडली देव राज सिंहासन पर बैठे, परंतु जब उनका विवाह तय हुआ, बस अब ये पांडुलिपि हमको दे दो वेदाचार्य, तुम अंधे हो गए हो। ये आवाज। लेकिन तुम्हारा पुस्तकों से लगाव कम नहीं हुआ है। गुरुदेव, नागपासा के गुरु, तुम अंदर तक कैसे आ गए? तेरी तारीफ करनी पड़ेगी वेदाचार्य। अंधा होकर भी देख सकता है, लेकिन यहाँ तक तेरे पास पहुंचकर मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि मेरा यांत्रिक ज्ञान तेरे तिलस्मी ज्ञान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। तुम हमेशा ज्ञानों की तुलना में ही उलझे रहते हो गुरुदेव। तुमको मेरे प्रति तुम्हारी ईर्ष्या ही ले डूबी और इस ईर्ष्या ने तुमको इतना नीचे गिरा दिया कि तुमने राज परिवार के दुश्मन नागपासा तक का गुरु बनना कबूल कर लिया। और मैं क्या करता? तक्षक राज के दरबार में जो स्थान मेरा होना चाहिए था उसे तूने हथिया लिया, इसलिए मैं नागपासा का गुरु बन गया। बस बातें बहुत हो गई। ला, पांडुलिपि मुझे दे। ये पांडुलिपि किसी की अमानत है गुरुदेव। तुमको मैं सिर्फ अपना खेत दे सकता हूँ। तरवाल छीन ले पांडुलिपि को। वेदाचार्य ने फुर्ती से दीवार के एक उभरे हिस्से को दबाया और दीवार में एक छेद नजर आने लगा और इससे पांडुलिपि निकाल सकता है तो निकाल ले तरवाल। तरवाल ने बिना सोचे समझे उस छेद में हाथ डाला और छेद में घूमता एक चक्र उसके हाथ का कीमा बनाने के साथ साथ उसको अपने अंदर भी खींचने लगा। तरवाल को तकलीफ हो रही है भारती, इसको मुक्ति का रास्ता दिखाओ। अवश्य दादाश्री। भाड़ तड़ाक। एक ही किक ने बाहर निकलने के लिए जोर लगाते तरवाल को अंदर धकेल दिया और तरवाल का पूरा शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया।
तू तरवाल को नहीं मार सकता बेदाचारे, तरवाल का कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। वो फिर से अपना आकार ग्रहण कर लेगा। वो मेरा प्रतिरूप है, मेरा, गुरुदेव का। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, क्योंकि इसकी और तुम्हारी मानस तरंगे समान थी। तुम्हारा तरवाल आकार लेगा जरूर, लेकिन मेरा चक्र उसे काटता रहेगा। तरवाल अब कभी बाहर नहीं आएगा। तरवाल की आवश्यकता मुझे सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए थी। तुझसे पांडुलिपि लेने का काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। अब मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद ब खुद पांडुलिपि मेरे हवाले कर देगा। और सेंट्रल हॉल के बाहर ध्वंसक सर्प बेकार साबित हो रहे हैं। इस पर मैंने अपने सारे सर्प आजमा लिए। नागफनी सर्प भी इसकी कड़ी हड्डियों को काटने में समय ले रहे हैं। इसकी इस अद्भुत शक्ति का आखिर राज क्या है? मुझे वरदान प्राप्त है नागराज। मैं किसी भी दूसरे के शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, और अपने पास मैं कोई अस्त्र शस्त्र रखता ही नहीं हूँ। इसलिए मैं अमर हूँ, अजय हूँ। धम। लेकिन तू ना तो अजय है और ना ही अमर। तू मरेगा नागराज, जरूर मरेगा। तभी पूरा वातावरण एक कड़कड़ाहट से गूंज उठा। आहा, यहाँ तो पहले से ही दंगल का मैदान बना हुआ है, और पिटने वाला शख्स खुद नागराज है। तू कौन है हडीले? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तू वही कर रहा है जो मुझे करना था, और इस काम में मेरा गुलाम यक्ष राक्षस गरलगंट मेरी मदद करेगा। नगीना। हाँ नागराज, नगीना। मैंने तो सोचा था कि खजाना लेकर चुपचाप फूट लूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहीं मिल जाओगे पिटते हुए। अब तुम आराम से मरते रहो, मैं तो चली खजाना लेने। अफसोस बस इस बात का रहेगा कि मैं रुककर तेरी लाश को देख नहीं पाऊंगी। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ओ, अगर ये अस्थि सिर्फ नगीना का भेजा हुआ नहीं है, तो इसको भेजा किसने? यानी नगीना के अलावा कोई और भी इस खजाने के पीछे पड़ा है। पर वो कौन हो सकता है? और ये यक्ष राक्षस गरलगंट तो तांत्रिकों के लिए देवता है, वरदान देता है इनको। इसको नगीना ने अपना दास कैसे बना लिया? एकदम से बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। ये सारा षड्यंत्र खजाने को हासिल करने के लिए ही रचा जा रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करके खजाने तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? एक तरफ से अस्थि सिर्फ मुझ पर वार कर रहा है, और दूसरी तरफ से गरलगंट, और दोनों ही अजय हैं। इन दोनों से पीछा छुड़ाओ भी तो कैसे? नागराज के सामने एक नहीं बल्कि दो दो मौतें खड़ी थी, और सेंट्रल हॉल के अंदर दो के सामने एक मौत खड़ी थी, अमर मौत। तो जितनी तंत्र विद्या जानती है सौडांगी, उतनी तो मैं बचपन में सीख कर भूल भी चुका हूँ। असली तंत्रवार क्या होता है ये मैं तुझे दिखाता हूँ। सौडांगी, तुझे सौडांगी पर घातक वार करने का दंड मैं तुमको वर्फ का पुतला बनाकर दूंगा नागपासा। वर्फ में दफन होकर मैंने वर्षों साधना की है शीतनाग। तेरी वर्फ की ये पतली सी परत तो मेरे एक सांस की गर्मी से ही पिघल जाएगी। मैं तो तेरी शीत को झेल गया, अब तू मेरी उष्मा को भी झेल कर दिखा। आह! ये तंत्र अग्नि का गोला, ये मुझे झुलसाए दे रहा है, मेरी शक्ति को छीन कर रहा है। आह! ये केंचुए रखे थे नागराज ने पहरे पर, जो नागपासा के सामने दो पल भी टिक नहीं सके। अब मुझे मनिया उठाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। गलत नागपासा, मणियों को मत छूना, क्योंकि वे मणियाँ उस खजाने का हिस्सा है जो अब मेरा है। नगीना, तो इस खजाने का पीछा कब छोड़ेगी? ये खजाना तेरा नहीं, नागपासा का है, नागपासा का। खजाने हमेशा से उसी के होते आए हैं जो उस पर कब्जा कर ले, और आज नगीना खजाने पर कब्जा करने आई है। और इसी वक्त तेरी दादाजी पर वार करने की जरूरत कैसे हुई गुरुदेव? इनकी हर चीख के बदले तू 100 बार चीखेगा। तो अब दादा पोती मिलकर मुझसे लड़ेंगे, यानी तुम दोनों एक साथ ही मरना चाहते हो। ये यांत्रिक शक्ति और तिलस्मी शक्ति का मुकाबला है गुरुदेव, जो जीतेगा वही जिएगा।
ये तिलिस्म इंसान को पंगु बना देता है गुरुदेव। इसमें पहुंचने के बाद तू एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। तू बोलेगा, सुनेगा, देखेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। ये तूने मुझे कैसे तिलिस्म में फंसा दिया है वेदाचार्य। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरी मेरी नब्ज डूब रही है, दिल दिल की धड़कन बंद हो रही है। दादाजी, ये तो मर रहा है। नहीं, ये दुष्ट ही सही, लेकिन मैं इसकी मौत का कारण नहीं बनूंगा। इसका हाथ पकड़कर बाहर खींचो भारती। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के हाथों को वेदाचार्य और भारती के हाथों ने पकड़ा अब तुम दोनों मेरे संपर्क में आ गए हो। केतुकी, दूर प्रेषण यंत्र चालू करो। गुरुदेव से यंत्रों की मदद से जुड़े केतुकी ने आदेश मिलते ही एक यंत्र को चालू कर दिया और गुरुदेव के साथ साथ भारती और वेदाचार्य के शरीर भी एक प्रकाश सुरंग में खींचते चले गए। और फिर गुरुदेव की गुप्त प्रयोगशाला में, ये क्या गुरुदेव, आप पांडुलिपि लाने के बजाय वेदाचार्य को ही ले आए और इसकी पोती भारती को भी। पांडुलिपि इसके दिमाग में है केतुकी, इसलिए जब मैं पांडुलिपि हासिल ना कर सका तो इसको ले आया। नागपाशा की क्या खबर है? वे महानगर में खजाना प्राप्त करने में संलग्न है। अभी तक उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी है, लेकिन मैं उनसे संपर्क बनाए हुए हूँ। नागपाशा को तो नहीं, लेकिन नागराज को मदद की जरूरत अवश्य थी। अभी तक मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा कर रखा है। अगर इन दोनों में से मैं किसी भी एक को रास्ते से हटा सकूं तो शायद दूसरे को भी हराने का रास्ता सोच सकूंगा। ऐसे तो कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। गरलगंड को हराना असंभव है। अस्थि सिर्फ मेरे किसी हथियार से मर नहीं सकता और इसके पास हथियार है ही नहीं। एक रास्ता सूझ रहा है। अस्थि सिर्फ के पास एक हथियार तो है, इसका सींग। जानवर अपने सींगों का प्रयोग हथियार की तरह ही करते हैं। सिंह अस्तिश्रिप के पेट में धंसता चला गया। धप और एक चीख के साथ तड़पता अस्तिश्रिप जमीन पर आ गिरा। अब मेरा मुकाबला सिर्फ गरलगंड से है और ये मुकाबला मुझे जल्दी से जल्दी जीतना है ताकि मैं नगीना को खजाना ले जाने से रोक सकूं। नागराज को यह आभास नहीं था कि नगीना को किसी और शख्स ने रोक कर रखा हुआ है। अमर नागपाशा ने। तुम मुझसे उलझकर अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर रही है नगीना। उफ, मेरे पर हार करने से पहले ही इसने अंकुश को मेरे हाथों से गिरा दिया। नगीना कभी गलत नहीं करती नागपाशा। मैं जो भी करती हूँ वो अपने आप सही हो जाता है। यहाँ पर मौजूद विभिन्न रत्न और मणियों के प्रभाव से मेरी तंत्र मुंड शक्ति बढ़ रही है और इतनी शक्ति तुझे नष्ट करने के लिए काफी है। तू मुझे मारेगी? मुझे? अरे मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैंने अमृत पिया हुआ है, अमृत। वो तो रावण ने भी पिया था और अमृत उसकी नाभि में जाकर इकट्ठा हो गया था। तेरे शरीर में भी अमृत कहीं ना कहीं पर इकट्ठा है और नगीना अपने वारों से उस जगह का पता लगाकर तेरे शरीर के अमृत को सुखा देगी। ये सच कह रही है, ये ऐसा कर सकती है। मुझे केतुकी की मदद लेनी होगी। केतुकी। नागपाशा की स्थिति पर नजर रख रहे केतुकी को तुरंत पता चल गया कि नागपाशा को किस चीज की जरूरत थी। अद्भुत यांत्रिक तरंगे नागपाशा की तरफ दौड़ चली और नागपाशा के शरीर पर एक कवच चढ़ने लगा। देखा नगीना, यह प्रशस्त्र कवच है। तेरा कोई भी तंत्र वार इसे भेद कर मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसके प्रहार तेरी सारी हड्डियां तोड़ सकते हैं। अद्भुत है नागपाशा की शक्तियां। कोई चाल चलनी होगी, वरना नागराज का क्या भरोसा। हो सकता है कि वो गरलगंड को भी हराकर यहाँ पर आधम के। नगीना की हड्डियां तोड़ना इतना आसान नहीं है नागपाशा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। कर लिया तूने अपना वार। अब देख नागपाशा के प्रशस्त चक्र का कमाल। खचाक। नगीना को संभलने का मौका नहीं मिला। प्रशस्त चक्र उसके शरीर को काटता चला गया।
अपने तंत्र ज्ञान पर अभिमान करके नागपाशा से भिड़ने चली आई थी मूर्ख, लेकिन खुद ही काल के गाल में समा गई। अब मुझे इस भारी प्रशस्त्र कवच की आवश्यकता नहीं है। अब मैं फटाफट इन 3 रत्नों को उठाऊं और गुरुदेव की मदद से यहाँ से अदृश्य हो जाऊं। तुझे अदृश्य होना है तो हो ले नागपाशा, लेकिन मेरे माल को अपने साथ अदृश्य मत कर। धप। अब तू मेरा गुलाम है नागपाशा। तूने जिसको काटा था वो मेरा तांत्रिक प्रतिरूप था। मैं तो अपना अंकुश उठाने चली गई थी। अब खजाना मैं बटोरूंगी, और इस बीच अगर तेरा भतीजा नागराज आ गया तो उसे तू रोकेगा। ये दृश्य देख केतुकी चौंक उठा। गुरुदेव, अनर्थ हो गया। नागराज ने अस्तिश्रिप को खत्म कर दिया है और नागपाशा जी को नागतंत्रिका नगीना ने अपना गुलाम बना लिया है। उफ, लगता है कि किस्मत हमारे साथ नहीं है। पहले पांडुलिपि मेरे हाथ से निकल गई, फिर नागराज ने अजय अस्तिश्रिप को खत्म कर दिया, और अब नगीना जैसी मामूली तांत्रिक ने नागपाशा को गुलाम बना लिया है। वे मनियां हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। सुदूर प्रेषण यंत्र तैयार करो केतुकी। हम खुद जाएंगे नगीना को खत्म करके उन मनियों को लाने। नहीं गुरुदेव, ये गलती मत कीजिए। कहीं नगीना आपको भी अपना गुलाम ना बना ले और फिर गुलाम बने नागपाशा को ही आपसे लड़वा दे। तुम ठीक कह रहे हो। क्रोध ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, पर अब क्या करें। नागपाशा जी को फिलहाल यहाँ पर बुला लेते हैं। खजाना तो फिर भी कभी ना कभी प्राप्त हो ही जाएगा। ठीक है, नागपाशा को बुला लो। लगभग तुरंत ही, अरे नागपाशा गायब हो रहा है। ये तो मेरा गुलाम था। मेरे आदेश के बगैर गायब हो ही नहीं सकता था। कोई और इसे गायब कर रहा है, यानी इसके साथी भी हैं। मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना अगर अब नागराज यहाँ पर आ गया तो फिर मुझे कौन बचाएगा। नागराज के फिलहाल सेंट्रल हॉल के अंदर जा पाने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। उफ, इसके अंदर मेरे दुश्मन कालजयी का विष है जो मुझे विचलित कर रहा है। इसको रोकना होगा। गरलगंड की शक्ति से गरलगंड की शक्ति में देव कालजयी के बराबर का है। मैं इसको हराऊं भी तो कैसे। अब मैं स्वामिनी की इच्छा के अनुसार तुझे मौत दूंगा नागराज, एक भयानक मौत। इसी वक्त नागद्वीप पर उठ और मुझे प्रणाम कर कालदूत। किसने हमारी समाधि को भंग करने का साहस किया है। हमने कालदूत, नागद्वीप की सम्राज्ञी ने। नगीना, तूने साहस कैसे किया नागद्वीप पर कदम रखने की, और किस सपने में तू नागद्वीप की सम्राज्ञी बन गई। किसने दी तुझे ये पदवी मुझे तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है कालदूत। नागद्वीप के सर्वे सर्वा तुम ही हो, और आज ये पदवी तुम ही मुझे दोगे। हम तुझे एक पदवी देंगे तो जरूर नगीना, लेकिन सम्राज्ञी की नहीं, देवगंत की। देवगंत नगीना, यानी वो नगीना जो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। अपनी शक्ति पर अभिमान मत कर कालदूत। अब तेरे सामने कोई मामूली नागतंत्रिका नगीना नहीं है, बल्कि उस खजाने की स्वामिनी नगीना है, जिस खजाने में अद्भुत रत्न और मनियाँ शामिल हैं, और ये रत्न मेरी तांत्रिक शक्ति को कई गुना बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बेशुमार स्वर्ण शक्ति दे रहा है। तो सत्य कह रही है नगीना, बिना शक्ति प्राप्त किए तो हमारे सामने आने तक का साहस नहीं करती, लेकिन जितना खजाना तू लेकर आई है वह हमारे नागद्वीप के खजाने का 1% भी नहीं है। एक मामूली खजाना तुझे कालदूत से बचने की शक्ति तो नहीं दे सकता। कड़ाक। मेरी चाल कामयाब रही। मैंने कालदूत का ध्यान इस अंकुश से हटाकर खजाने पर केंद्रित कर दिया है, वरना अगर ये अंकुश ध्यान से देखता तो तुरंत समझ जाता कि यह मंत्रित अंकुश है और इसको बेअसर करने का रास्ता भी ढूंढ लेता। लेकिन अब मैं अपना वार आसानी से कर सकती हूँ। अगले ही पल नगीना के हाथ में थमे मंत्रित अंकुश से एक अंकुश छूटा, सटाक, और असावधान कालदूत की पूंछ में जा धंसा। अब तुम मेरा गुलाम है कालदूत। हाँ स्वामिनी, हम आपके गुलाम हैं। अब नागद्वीप की सारी प्रजा को बुला और उनके सामने मुझे यहाँ की सम्राज्ञी नियुक्त कर, और साथ ही साथ नागद्वीप के खजाने की चाबी भी मुझे सौंप दे।
आदेश का पालन होगा स्वामिनी। नगीना अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसने खजाना भी नागराज से छीन लिया था और शायद उसकी जान भी। आह! गरलगंट ने मुझे अजीबोगरीब तड़ित जाल में फंसा दिया है। इसके अंदर ना तो मैं इच्छाधारी कणों में बदल पा रहा हूँ और ना ही मेरे सर्प मेरे शरीर से बाहर आ पा रहे हैं। ऐसा शायद मेरे चारों तरफ फैले विद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है। अब ये गोला सिकुड़ता जा रहा है और जैसे ही इसका स्पर्श मेरे शरीर से होगा मैं राख के ढेर में बदल जाऊंगा। मौत नागराज पर शिकंजा कस रही है। नगीना नागद्वीप पर अपना शिकंजा कस चुकी है। नागपाशा और गुरुदेव ने तीनों मनियां लेने की कसम खा ली है। यानी एक भीषण युद्ध की तैयारी हो चुकी है और इस युद्ध का युद्ध क्षेत्र बनेगा नागद्वीप। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।